Hey guys, welcome back to my channel Lifesciences with SS. Today we will study about a part of microbiology that is the introduction part. आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सकता है तो अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है? It's the study of microorganisms which are of microscopic size. It is not only of microscopic size, also submicroscopic size. Usually that are invisible to naked eye. That's called as microbiology. और ये microorganism होते क्या है? They are defined as those organisms too small to be seen clearly by unaided eye. जो हमारी खाली आँख को दिखाई नहीं देता है, वो होता है microorganism. The organism and biological entities studied by microbiologists are microbiologist कौन होते हैं? जो माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर स्टडी करते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उनके द्वारा ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। वो क्या होता है? सेलुलर एंड एसेलुलर। सेलुलर के अंदर हमारा आ जाते हैं फंगी, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया, आर्किया। एंड ये सेलुलर के अंदर आ जाते हैं वायरस, वीरोइड्स, सैटेलाइट्स, प्रियॉन्स। सो ये फंगी क्या होते हैं? फंगी यूजुअली सैप्रोफाइट्स होते हैं जो दूसरों से अपना एनर्जी लेकर जिंदा रहते हैं। और प्रोटिस्ट क्या होते हैं? प्रोटिस्ट में भी एल्गी, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स। ये एल्गी जो होता है ये ऑटोट्रॉफिक होता है। जो ग्रीन एल्गी होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है। दिस इटसेल्फ अ बिग यूनिट। सो हमारा प्रोटिस्ट के अंदर क्या क्या आता है? लाइक एल्गी, प्रोटोजोआ एंड स्लाइम मोल्ड्स। देन कम्स आवर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे, जैसे बैक्टीरिया का दो ग्रुप हो सकता है, बोल सकते हैं आपका प्रोटोबैक्टीरिया, नॉन प्रोटोबैक्टीरिया, या फिर ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देयर आर वेरियस डिफरेंशिएशन इन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। सो इसके अंदर क्या आता है? इकोलाई, नोस्टक, सीडोमोनास, वेरियस कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, बहुत कुछ आते हैं। और आर्किया के अंदर आते हैं जैसे मिथानोट्रॉप्स, वी कैन से या मिथानोजेंस। ये सब आर्किया के अंदर आ जाते हैं। एंड आसेलुलर में जो वायरसेस आते हैं इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी कोविड के पीरियड चल रहा था, कोरोना वायरस। सो वायरस के किस में बनते हैं? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड जब होस्ट के अंदर जाते हैं, वो होस्ट के मैकेनिज्म को लेकर रेप्लिकेट करते हैं। देन कम्स वीरोइड्स। दिस इज सिंपली आरएनए पार्टिकल। ये जब बाहर होते हैं सिर्फ आरएनए पार्टिकल के हिसाब से ही रहते हैं, पर जब बॉडी के अंदर जाते हैं वो होस्ट मैकेनिज्म को लेकर रेप्लिकेट करते हैं। एंड सैटेलाइट्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन सेल। एक प्रोटीन का शेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, वो होता है सैटेलाइट्स। देन प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होता है? दिस आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। ये क्या होते हैं? जब बॉडी में एक प्रियॉन आ जाता है, कैसे भी करके वो एक एबनॉर्मली फोल्डेड हो जाता है, तो वो दूसरे अच्छे वाले प्रोटीन को भी अपने तरह मिसफोल्डेड बना देता है। दिस आर ऑल अबाउट प्रायंस। एंड ये प्रियॉन के जो है इसका एक अलग सा लेक्चर है, आप मेरी चैनल में सर्च कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देन माइक्रोऑर्गेनिज्म आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सी। हर चीज़ का जैसे वो अच्छा या बुरा होता है, ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म का कुछ होते हैं हमारा ये बेनिफिशियल एंड कुछ होते हैं डेट्रीमेंटल। बेनिफिशियल क्या होते हैं? जो हमारी गट में प्रेजेंट होते हैं, डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं, ये एक बेनिफिशियल का एग्जांपल हो गया। और डेट्रीमेंटल का क्या होता है? जैसे वायरस को देख लीजिए, हम वायरस रहता है हमारा बॉडी में तो हम डिजीज्ड हो जाते हैं। या फिर बैक्टीरिया में देख लीजिए, बहुत सारा बैक्टीरिया हमें डिजीज करते हैं, सर्दी जुकाम ये सब जो होता है। And so microorganisms are closely associated with health and welfare of human beings, as well as some microorganisms are beneficial and others are detrimental. फिर ये जो होते हैं सेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये सेल वर्ड कहाँ से आया? द वर्ड सेल वाज फर्स्ट यूज्ड मोर देन 2 centuries ago by an Englishman रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक द्वारा सेल वर्ड कॉइन किया गया था।
And another scientist, Antony van Leeuwenhoek, he first recorded the observation of microorganism, that is maybe bacteria, yeast and protozoa. He seen that in water, feces, teeth scraping under his own microscope. तभी उनके पास जो भी छोटा वाला माइक्रोस्कोप था वो कंपाउंड नहीं था, फिर भी उसमें वो हमारा बैक्टीरिया, ईस्ट और प्रोटोजोआ उसी माइक्रोस्कोप में देखे थे. तो यहाँ पे आता है हमारा ओरिजिन ऑफ एक्सक्यूज मी, ओरिजिन ऑफ लाइफ. जो माइक्रोब्स के ओरिजिन वो कैसे हुए? स्पॉन्टानियस जेनरेशन डॉक्ट्रिन और एबायोजेनेसिस. तो ये क्या होता है ना, लाइक इन एंशिएंट टाइम्स थेल्स या फिर एनाक्सिमेनिस, एम्पेडोक्लेस and various other scientists knew nothing about microorganism or evolution, or in fact that only living organism could be beget living things. So ये लोग क्या किए? They believed that frogs, snakes and mice could be born of moist soil, and that flies could emerge from manure, जो गाय का जो गोबर होता है, and maggots could arise from decaying corpse, जो dead body होता है. And this idea of spontaneous generation was supported various years ago, like 2000 years ago. And some other scientists devised a method for manufacturing mice. He recommended putting some wheat grains with soil, linen and cheese into an appropriate receptacle and leaving it undisturbed for a time in an attic or stable. Then mice would appear. However, the idea of ये ज़्यादा देर तक टिका नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही बोले थे कि कुछ मतलब गोबर हो उसमें से फ्लाइज आ रहे हैं, कुछ डेड बॉडी हो उसमें से मैगोट आ रहा है, उसका कोई थ्योरी नहीं था, सिर्फ वो हाइपोथेसिस कर रहे थे. तो दिस आइडिया वाज मतलब कुछ देर तक ही वो चला, बाद में उसके ऊपर बहुत सारा कंट्रोवर्सी आया. तो कंट्रोवर्सी किए कौन? उसके बाद आते हैं फ्रांसिस्को रेडी. He demonstrated during mid of 17th century by simple experiment that spontaneous generation or abiogenesis event doesn't exist, क्योंकि इसका कोई theory ही नहीं था. He took rotting meat pieces and placed them in jars like seal jars, and he left to मतलब दो को cover किए और एक को खुला छोड़ दिए. Then what he see? In few days, maggot appears in open jars in which the flies went freely in and out and laid their eggs on meat. Contrary, हम देख जो वो देखे थे, जो seal jar था, in which fly couldn't enter and did not sow maggots. So ये observation से रेडी क्या conclude किए? That maggots arise from eggs laid down by their parent flies, that the maggot cannot appear spontaneously. ये सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं, ये सिर्फ एक से आ सकते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली ऐसे नहीं आ सकते हैं. तो ये था उनका फ्रांसिस्को रेडी का एक्सपेरिमेंट. फिर जॉन नीधम एक साइंटिस्ट थे, वो भी एडवोकेट किए कि आफ्टर ही हीटेड चिकन ब्रॉथ एंड कॉर्न इन्फ्यूजन, जो कि एक न्यूट्रिएंट फ्लूइड होता है, before pouring them into covered flasks, the cool solution showed existence of teeny organisms in them. Thus, he claimed that organism originated spontaneously from nutrients fluid, which is also not accepted. Then after 20 years later, a scientist named Lazzaro Spallanzani demonstrated that nutrient fluids of Needham, जो जॉन नीधम थे, जो क्लेम किए थे हमारा स्पॉन्टेनियस जनरेशन फ्रॉम न्यूट्रिएंट फ्लूइड्स, वो क्या था? नीधम डिड नॉट कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म where they were subjected to prolonged heating after being sealed in flax. Understanding? Then what he explained? That the microorganism from air probably had entered in Nidham solution after they were boiled. मतलब कहाँ से आए होंगे? बॉईल करने के बाद जो खुले में रखे थे उसके अंदर आ गए होंगे फ्लाइज, या फिर ये क्या बोल सकते हैं, मैगोट्स. एंड आफ्टर दैट ऑल एंड ऑफ द डिबेट केम आवर लुइस पास्चर. वो क्या बोले? वो एक शॉन नेक फ्लैक्स एक्सपेरिमेंट किए, sorry, in which he took various types of broth
like your yeast water, sugar yeast water, urine, sugar beet juice etc. in a long neck flax. फिर वो क्या किए, वो फ्लैक्स को थोड़ा गर्म करके उसको एस शेप कर दिए। तो वो एस शेप को जैसे स्टेराइल करके ब्रथ को रखे, जो कुछ देर बाद किसी में मैगोट आया नहीं आया वो सब देखे, और कंक्लूड क्या किए, देन कंक्लूड किए कि मतलब जिसमें आप बॉईल करके कवर करके रखते हैं, स्टेराइल करके रखते हैं, उसमें माइक्रोब्स नहीं आता है, और जिसमें हम खुला छोड़ देते हैं उसमें माइक्रोब्स आता है। और जो एस शेप होके था, वो एस शेप की पहले वो मुंह के पास जो था नियर द कैप साइड, they contain various of dust and microorganism enter and being trapped in the bean, एंड जो ओपन एंड था उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, एंड ब्रॉथ रिमेन स्टेराइल फॉर मेनी इयर्स फॉर दिस ईस्ट, एंड when the flask dips, so microorganism laden dust contracts the sterile broth, then microorganism जो होते हैं वो ब्रॉथ में आ जाते हैं जो टिल्ट करके रखा हुआ था। तो ये था जो पैस्चर का एक्सपेरिमेंट विथ स्वान नेक फ्लास्क। ये पैस्चर का एक्सपेरिमेंट जो है उसके ऊपर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, आप देख सकते हैं। देन क्या आता है हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस रिलेटिंग टू माइक्रोब्स, दैट इज फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड। सो ये क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा होता है, पहले तो किया जाता था एनारोबिक कंडीशन में, कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट किया जाता था, तो वो अल्कोहल निकलता था, ऑर्गेनिक एसिड निकलता था, जो हमारी एसिड प्रोडक्शन होता था या फिर अल्कोहल प्रोडक्शन होता था, वो इसी फर्मेंटेशन के प्रोसेस में बनता था। फिर हमारा कौन आगे, लुइस पास्चर इन 1857, वो क्या बोले, दैट ऑल फर्मेंटिव प्रोसेस आर द रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी। हमारा जो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, बाद में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि हर फर्मेंटेशन प्रोसेस में कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई ना कोई ईस्ट, जैसे सैकेरोमाइसिस सर्विसी या फिर कर्ड फॉर्मेशन में लैक्टोबैसिलस, कोई ना कोई बैक्टीरिया या फिर फंगस या फिर कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। ये कौन दिए थे? लुइस पास्चर। तो उसके बाद हमारा आता है हम कैसे माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस दिया गया है, इसमें बहुत सारी प्रोसेस है, पर as it is introduction, some part is given, that is heating can also destroy microorganism, that is pasteurization। ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है। in 1860 Pasteur suggested that heating could be used to kill undesirable type of microbes growing in ferments, and this process is called pasteurization। तो पैस्चराइजेशन क्या है? हम जब कोई सॉल्यूशन को हीट कर देते हैं और उसको पैस्चर करके रख देते हैं, जैसे हमारे घर पे हम दूध को करते हैं, उसका दो टाइप, पैस्चराइजेशन का भी दो टाइप होता है। एक हम हाई फ्लेम में कर सकते हैं कम टाइम के लिए, और लो फ्लेम में कर सकते हैं 15 to 20 मिनट्स के लिए, वो होता है पैस्चराइजेशन। देन अगेन कम्स जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ये जर्म थ्योरी क्या होता है? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज स्टेट्स दैट मेनी डिजीजेस आर कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज, even all we can say, now we can say all diseases, most of the diseases are caused by bacteria, viruses, protozoa और fungi। कोई भी हमारा डिजीज हो ना, हम तभी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेस्ट करेंगे, जाके लैबोरेटरी टेस्ट करेंगे, तो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया आएगा जो हमें डेट्रीमेंटल करता है, मतलब कॉज करता है। सो इन सॉरी इन 1807 बेनेडिक्ट प्रीवोस्ट, एक साइंटिस्ट है, वो क्या प्रूव किए थे? बर्न डिजीज ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय फंगस। सी, हमें सिर्फ इंसानों को या कोई एनिमल को होता है ये नहीं, पेड़ को भी डिजीज हो सकता है। दिस व्हीट प्लांट, इसमें भी कोई डिजीज होता है फंगस रिलेटेड, दैट इज बर्न डिजीज। and in C.J. Davine in 1863 to 1868 shows that bacteria are invariably present in diseased animals but are undetectable in healthy ones। मतलब बैक्टीरिया होते हैं डिजीज एनिमल्स में, जो हेल्दी होते हैं
आसान सा बात है, जो हेल्दी होते हैं उनमें बैक्टीरिया नहीं पाया जाएगा, बैक्टीरिया ही डिजीज करते हैं, उनका जो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड द डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड टू हेल्दी एनिमल्स बाय इनोकुलेशन विद ब्लड। अगर वो इन्फेक्टेड एनिमल के ब्लड हम इनोकुलेट करेंगे जो हेल्दी एनिमल्स होते हैं कंटेनिंग बैक्टीरिया, उसमें उनका तबीयत बिगड़ सकता है, वो डिजीज्ड हो सकते हैं। बट ही कुड नॉट प्रूव दिस बैक्टीरिया वर द कॉज और रिजल्ट ऑफ द डिजीज। ये वो किए थे पर वो प्रूफ नहीं कर पाए कि ये वही बैक्टीरिया है जो हेल्दी ऑर्गेनिज्म में जाकर डिजीज कॉज करते हैं। Then comes our Robert Koch, who gave various postulates that organism must be found associated with disease in all the disease host examined. जो भी diseased host होते हैं उन पे ये microorganism पाया जाता है जो disease करता है. Then organism must be successfully isolated and grown in pure culture or nutrient media, and its growth characters can be recorded. अगर हम डिजीज्ड होस्ट से कोई ऑर्गेनिज्म लेकर हम उसे प्योर कल्चर में लैबोरेटरी कंडीशन में हो या कुछ मतलब कंडीशन लेकर उसे ग्रो करते हैं इन प्योर कल्चर और न्यूट्रिएंट मीडिया, उसका ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक रिकॉर्ड हो सकता है. The organism should be isolated from pure culture and must be inoculated on a healthy host on which the disease appears, and it must cause the same disease on inoculated healthy host. इसका ये मतलब होता है, पहले तो मैं आपको ये बोल दूं कि ये मोस्ट नहीं है, मस्ट है. तो ये क्या होता है, जो हम प्योर कल्चर में जो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहे थे वही ऑर्गेनिज्म को लेकर अगर हम हेल्दी होस्ट में डालेंगे तो ये वही डिजीज कर रहा होगा जिससे हम इनोकुलेट किए थे, जिससे हम लाए थे आइसोलेट, जिस डिजीज ऑर्गेनिज्म से हम लाए थे, जिस डिजीज होस्ट से फिर से कोई हेल्दी होस्ट को वही प्योर कल्चर से ट्रांसफर करेंगे तो वही डिजीज आएगा. ये उनका थर्ड पोस्टुलेट था. एंड ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड from experimentally diseased host during the stage 3 and grown in pure culture again, and the organism grown in pure culture must show exactly the same characteristic of growth which is shown during the step 2. तो इसमें क्या किया जाता है, जो स्टेप 3 में हम कोई भी होस्ट के ऊपर जो बैक्टीरिया या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़े थे उसको फिर लाके प्योर कल्चर करेंगे तो वो वही कैरेक्टर शो करेगा जो हमारे ये स्टेप 2 में दिखा रहा था. ये वाले स्टेप 2 में उसका ग्रोथ कैरेक्टर जो भी दिखा रहा था ये लास्ट स्टेप में इसका ग्रोथ कैरेक्टर वही दिखाएगा. यही उनका आखिरी पोस्टुलेट था. देन कम्स हाउ डिस्कवरी ऑफ वायरसेस अकर्स. Ivanovsky first experimentally demonstrated that tobacco mosaic disease have been caused by agent which successfully passed the Chamberlain filter that retain even the smallest bacteria. वो एक फिल्टर में काम कर रहे थे जिसमें वो बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे, पर वो देखिए बैक्टीरिया तो रिटर्न कर रहा है पर बैक्टीरिया से भी कुछ छोटे चीज वो फिल्टर में पास कर रहे हैं. तो वो रिसर्च करने लगे कि क्या है वो, कैसा है वो, क्यों पास कर रहा है. Then within 6 years after the experiment of him, M. Bajornik confirmed by repeating the same experiment and found that tobacco mosaic disease was not caused by any pathogenic bacteria और टॉक्सिन. मतलब वो जो टोबाको मोजाइक डिजीज था जो टोबाको प्लांट में हो रहा था वो किसी पैथोजेनिक बैक्टीरिया या फिर टॉक्सिन नहीं, rather some new type of pathogenic agent. कुछ नए टाइप के पैथोजेनिक एजेंट है जो हमारी टोबाको मोजाइक डिजीज कॉज कर रहे थे टोबाको प्लांट में. तो वो क्या थे, कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडियम. उनके वर्ड्स में वो ये नाम दिए थे कि कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम. ये क्या होता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. लिविंग फ्लूइड क्योंकि वो अंदर ही अंदर फैलता है, अंदर ही अंदर ग्रो करता है, डेवलप करता है. And refer subsequently to it as a virus or a poison. He also said that virus can multiply only inside the living cell. ये जो वायरस होता है वो सिर्फ लिविंग सेल के अंदर होस्ट के मैकेनिज्म को लेकर लाइटिक साइकिल या फिर लाइसोजेनिक साइकिल किसी भी साइकिल को लेकर वो रेप्लिकेट कर सकता है. बाहर होस्ट सेल, होस्ट बॉडी के बाहर वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता है. सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. और अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद करते हो, अगर मेरी बोलने की तरीका या फिर कुछ आपको पसंद आती है
देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। मेरी मेहनत पर कुछ तो मतलब करो। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।